आज की वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। इसमें है रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि या प्रेयरी भूमि या समशीतोष्ण भूमि। तो आप जानते हैं ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि दोस्तों ये सूर्य की रोशनी को बहुत अधिक परावर्तित करता है। और आप देख लीजिए कि ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। उसके बाद रेत का रेगिस्तान होता है 30 से 40%, प्रेयरी भूमि 20 से 25% और धान के खेत 10 से 20% का क्रम आता है। वैज्ञानिकों ने सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो नाम दिया है और लैटिन भाषा में एल्बिडो का अर्थ सफ़ेदी होता है। इससे पता चलता है कि कोई सतह कितनी सफ़ेद उज्ज्वल है और बर्फ़ का एल्बिडो उच्च होता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है। तो उत्तर है होलोग्राफी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल चित्र बनाया जाता है। और होलोग्राफी दोस्तों ध्वनि प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने और माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न है त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन या रडार स्कैन। तो सही उत्तर है रोस्टर स्कैन। याद रखिएगा दोस्तों रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं किसके। केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के या सभी पारदर्शी माध्यम के। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम के। दोस्तों रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित रहती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोड्यूशन के लिए एक CD या कम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या। ऑप्शन देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेसर बीम या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो सही उत्तर है ध्वनि के रिप्रोड्यूसन के लिए एक CD में लेसर बीम का प्रयोग किया जाता है। आप जान लीजिए CD प्लेयर में प्रयुक्त लेसर पराबैंगनी लेसर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है जब एक CD ऑडियो और वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस रूप में। तो उत्तर है परावर्तन और विवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लैकर कोटिंग है जो कि थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही CD को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें बताना है कि सही कथन कौन से हैं। तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, सही नहीं है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, ये भी सही नहीं है।
अगला है कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करती है। तो 3 और 4 आपके सही हैं। कौन सा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, प्रकीर्णन या विचलन जो है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति जो है वो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 गुना होती है। तो कथन 1 और 2 गलत हैं, कथन 3 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तो देखिए कि एक कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, आप देख सकते हैं कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण है कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ए सही है आर गलत है, क्योंकि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब जो है उद्दीपन हटाने के बाद 1/16 सेकंड बाद तक बना रहता है, न कि 0.1 सेकंड तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरदर्शन के जो संकेत होते हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। दोस्तों पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण जो दूरदर्शन के संकेत या सिग्नल हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? देखिए, आयाम माडुलन, आवृत्ति माडुलन, स्पंदकूट या काल विभाग बहुसंकेतन। तो सही उत्तर है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए आवृत्ति माड्यूलन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर और विकृति से मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो कार्निया, नेत्रतारा, रेटिना या लेंस में। तो सही उत्तर है रेटिना या अक्षपट पर। दोस्तों मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे अक्षपटल या रेटिना पर स्नायु उद्योगों के रूप में रूपांतरित होती हैं। वस्तु की उल्टी इमेज नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं और दृक् तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं, जिसे मस्तिष्क अपने विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो भी चित्र बनता है तो वो कैसा होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। आप जान लीजिए दोस्तों, रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा, छोटा, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर ये हमें सीधा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो सही उत्तर है उल्टा, उल्टा तथा वास्तविक, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए दोस्तों, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो कि वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो उत्तर है इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। त्रिविमीय यानी दोस्तों दूरी और गहराई दोनों का अनुपात जो है वो 2 आंखों के होने से जो है इसकी प्राप्ति में, प्रतिबिंबों को प्राप्ति में सममित सटीक होती है। गहराई और दूरी का शुद्धतम अनुमान हो जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? देखिए, ताप, इंद्रधनुषी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या इंफ्रारेड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट प्रकाश, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, तो उस समय सूर्य की नंगी आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंग दैर्घ्य के परावैंगनी विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति या उसकी सूर्य से दूरी। तो सही उत्तर है उसका ताप, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड हैं जो स्वयं गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह और अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही इनके रंगों का निर्धारण करता है और किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए ये नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों में सबसे कम गर्म तारों के रंग उनके ताप के आधार पर, गर्म तारों से कम तारों का जो तापमान होता है उनके रंग के आधार पर सबसे पहले नीला जो 50,000 से 28,000 केल्विन, नीला श्वेत 28,000 से 10,000 केल्विन, श्वेत जो है 10,000 से 7,500 केल्विन, श्वेत पीला 7,500 से 6,000 केल्विन, पीला जो है 6,000 से 4900 केल्विन, नारंगी 4900 से 3500 और लाल 3500 से 2,000 केल्विन होता है। तारों का जीवन काल इनके द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प। तो सही उत्तर है धूलकण। दोस्तों सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब ये वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल और अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो धूल कण जो है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन या विसरण का कारण है। अगला प्रश्न है, वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो आप जान लीजिए धूल कणों के कारण। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो सही उत्तर है तरंग दैर्घ्य से। दोस्तों प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है और भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा है। दोस्तों बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? तो सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, जिसका मान 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका मान 4 × 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो बैगनी रंग का प्रकाश, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? लाल, पीला, नीला और बैगनी में। तो सही उत्तर है बैंगनी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश,
हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश? तो सही उत्तर है नीला प्रकाश। दोस्तों, किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आप जान लीजिए कि दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, उसके बाद जामुनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों रंगों के प्रकाश में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी या नारंगी? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु अन्य पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। जब किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशा में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इसी कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में लाल रंग सबसे कम जबकि बैंगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों। कथन है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो ये आपका गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो ये आपका सही है दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत परंतु आर सही है। दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर, हरे रंग का तरंग दैर्घ्य 530 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो इसलिए कारण आर सही है। और प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E = 1/λ। तो याद रखिएगा, लाल रंग की ऊर्जा हरे प्रकाश की ऊर्जा से कम होती है। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है, आप जान लीजिए कि जब तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है तो तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अगला प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकाश की भ्रम, व्यतिकरण या उनकी वास्तविक आवृत्ति। तो सही उत्तर है अपवर्तन। दोस्तों, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, तारों के प्रकाश या स्टार लाइट के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तारों का प्रकाश सतह तक पहुंचने से पूर्व लगातार अपवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। चूंकि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए तारे अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर स्थित दिखाई पड़ते हैं। तारे की आभासी स्थिति अचल नहीं होती और उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है इसके तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त होता है। दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और ये दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
दोस्तों खतरे का सिग्नल लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ये दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों के कम विकिरित होने वाला रंग लाल रंग व्यक्ति को अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है और उद्देश्य की पूर्ति करता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है। शेष रंगों के मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सुबह सूर्य लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने के कारण भी इसी में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं। चूँकि बैगनी और तत्पश्चात जामुनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का या लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये अधिक दूरी से स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है या आकाश नीला लगता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो नीला रंग जो है सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला इस कारण से होता है, तो किस कारण होता है? उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण, किस घटना के कारण? तो उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आकाश के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। बिल्कुल सही है। इंद्र के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, सही नहीं है। और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और इसी कारण आकाश भी नीला दिखाई देता है। जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती हैं, इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है। इसको इंद्रधनुष कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने का कारण क्या है? तो क्या कारण है आप बताइए। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, सफ़ेद, काला या लाल? तो सही उत्तर है काला। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैस के अणुओं, धूल कणों, पराग कणों आदि से टकराता है और जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो या तो उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश का लाल अंश बिना किसी अधिक प्रकीर्णन के पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन बैगनी, जामुनी और नीला प्रकाश जो हवा में मौजूद अणु आदि हैं उनसे प्रकीर्णित हो जाता है और हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणामस्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखें तो वो काला दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के सामान्य अध्ययन खंड के लिए सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न